हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लेकर के आया हूं। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए वो चीजें लेकर के आता हूं जिस बेस पर कोर्ट एक्चुअल में काम कर रही है, एक्चुअल में निर्णय दे रही है। अब एक्चुअल में दोस्तों हम क्या सोचते हैं कि जैसा लॉ कहता है बस वही सारी चीजें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा तरह तरह के निर्णय समय समय पर दिए जाते हैं। कोर्ट्स कई बार अपनी समझ से अपना माइंड अप्लाई करके कुछ ऐसा कर देती है जो एक्चुअल में आपने सोचा नहीं होता। मेरे साथ दोस्तों अभी हाल ही में ऐसा हुआ है। 31 अगस्त को एक केस हम लोगों ने फाइल किया सेक्शन 13 का, डाइवोर्स का, और उसमें एक अजब गजब सा ऑर्डर हो गया है। अब दोस्तों ये ऑर्डर मैं प्रैक्टिकली आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं, और अगर ऐसा ऑर्डर हुआ तो फिर आप ही समझ लीजिए कोई भी पति अपनी पत्नी पर डाइवोर्स का केस तक फाइल नहीं कर पाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको सारा कंटेंट बताऊंगा इस पूरे मामले का कि क्या रहा, साथ ही साथ ऑर्डर भी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि किस प्रकार का ऑर्डर है, इसे अच्छा ऑर्डर कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। ये तो देखिए अच्छा ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि मेरे क्लाइंट के विरुद्ध ऑर्डर हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको सारा पूरा मामला बताने वाला हूं और आपको यह कहना चाहूंगा कि आपके मामले में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। दोस्तों इस मामले में फैमिली कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक मामले का हवाला ले लिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि एडमिशन करते हुए अपने आप खुद से ही एक जजमेंट लगा दिया और जजमेंट लगा करके ऑर्डर कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें कोर्ट्स में होती रहती हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल पर किसी के भी फेवर और अगेंस्ट की बात नहीं होती। ना तो मैन के फेवर और अगेंस्ट की बात होती है, ना तो फीमेल के फेवर और अगेंस्ट की बात होती है। इस चैनल पर केवल आपको वो कंटेंट बताया जाता है जो एक्चुअल कोर्ट्स में हो रहा है और जो सत्यता है। अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। अब मैं आपको बताऊंगा, आप खुद निर्णय लीजिएगा कि ये फैसला सही कहा जा सकता है या गलत कहा जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। और साथ ही हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो करें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों पूरा मामला आपको बताता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट आए और उनके मामले की परिस्थितियों के अनुसार हमने डिसाइड किया कि उनकी तरफ से अब डाइवोर्स फाइल कर दिया जाना चाहिए सेक्शन 13 में। दोस्तों क्लाइंट है देहरादून के और जो उनकी वाइफ है वो है गोवा की। अब दोस्तों हमने उनकी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी, जो कि 31 अगस्त को कोर्ट में प्रेजेंट हुई और जो पार्टी थी वो भी कोर्ट में पेश हो गई। इसमें जज साहब ने एक ऑर्डर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन का हवाला लेते हुए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं वो गाइडलाइन क्या है और क्या ऑर्डर किया गया है। ये ऑर्डर हुआ है, सबसे ऊपर इसमें अधिवक्ता का नाम लिखा है, डेट लिखी है, इसके बाद इन्होंने लिखा है कि आज याचिका अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 न्यायालय के समक्ष पेश की गई। प्रार्थी में विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में समक्ष उपस्थित हैं। प्रार्थी की शिनाख्त विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई है। न्यायालय द्वारा पत्रावली में संलग्न प्रार्थी के फोटोग्राफ तथा आधार कार्ड संख्या इतना इतना को भी प्रार्थी की शिनाख्त की गई है। न्यायालय द्वारा प्रार्थीवादी से पूछताछ भी की गई है। कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया, वाद मूलवाद के रूप में दर्ज हो, विपक्षी को नोटिस जारी हो, प्रार्थीवादी पैरवी करें, पत्रावली वास्ते जवाब दावा सुलह वार्ता तनकी हेतु दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को पेश हो। ये ऑर्डर है दोस्तों, लेकिन इसके नीचे एक पैराग्राफ और लिखा गया है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 5 को अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत हुआ कि याची विधिक प्रक्रिया से अनभिज्ञ है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा को न्यायमित्र नियुक्त किया जाता है। वाद पत्र के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी वर्तमान में गोवा में निवासरत है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ट्रांसफर पिटीशन सिविल नंबर 1912 ऑफ 2014 कृष्णा वेनी नगम वर्सेस हरीश नगम 2017 में प्रतिपादित किया गया है कि वी देयरफॉर डायरेक्ट दैट इन मैट्रिमोनियल और कस्टडी मैटर्स और इन प्रोसीडिंग्स बिटवीन पार्टीज टू अ मैरिज और अराइजिंग आउट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज टू अ मैरिज wherever the defendants respondents are located outside the jurisdiction of the court where proceedings are instituted may examine whether it is the interest of justice to incorporate any safeguards for ensuring that summoning of defendant respondent does not result in denial of justice. Order incorporating such safeguards may be sent along with the summons. The safeguards can be: number 1, availability of video conferencing facility; number 2, availability of legal aid service; number 3, deposit of cost for travel, lodging and boarding in terms of order 25 CPC; number 4, email address, phone number if any at which litigant from out station may communicate. इस मामले में भी प्रत्यर्थी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर गोवा में निवासरत है, अतः वादी इस स्तर पर मूल्य 10,000 रुपए प्रत्यर्थी के ट्रैवलिंग लॉजिंग हेतु जमा कराए तथा यदि प्रत्यर्थी के अपने आने जाने व देहरादून रहने में
और अधिक खर्चा होगा तो उसके लिए न्यायालय अलग से आदेश कर सकेगा। उक्त धनराशि जमा करने व तदनुसार पैरवी करने के उपरांत ही आदेशिका जारी की जाएगी। आदेशिका में इस बात का उल्लेख किया जाए कि प्रत्यर्थी के देहरादून आने की स्थिति में वादी द्वारा मूल्य 10,000 रुपए प्रत्यर्थी के यात्रा व अन्य व्यय के रूप में न्यायालय में जमा कराए, तदनुसार वादी को सूचित किया जाए। अब दोस्तों ये ऑर्डर है, यानी इस ऑर्डर का सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पिटीशन में निर्णय दिया है कि यदि जो रिस्पोंडेंट है वो आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर होता है तो फिर ऐसे में आप उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर सकते हैं, जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए थे। इनमें से एक पॉइंट ये था कि आपको उसकी ट्रैवलिंग का खर्चा, उसके रुकने का खर्चा, होटल का खर्चा भी देना होगा। तो इसीलिए न्यायालय ने जब ये फाइल एडमिट करी, एडमिट करते हुए सुप्रीम कोर्ट की इस ट्रांसफर पिटीशन में दिए गए निर्णय का हवाला लेते हुए ये ऑर्डर कर दिया कि जो वादी है यानी कि जो लड़का है, पति है, वो 10,000 रुपए कोर्ट में जमा कराएगा और पैरवी करेगा, तभी उसके उपरांत समन वहां पर भेजे जाएंगे और उसको वो 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और यदि उसको होटल वगैरह में रुकना पड़ता है तो इसके लिए भी न्यायालय अलग से आदेश कर सकेगा। अब दोस्तों बात यह है कि इस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में पार्टीज लिखा है, हस्बैंड या वाइफ का उल्लेख नहीं है। तो अगर ऐसा है दोस्तों तो मेरे खुद के पास पता नहीं कितने ऐसे मामले हैं जिनमें हस्बैंड कोलकाता से आ रहा है, हस्बैंड अहमदाबाद से आ रहा है, हस्बैंड और दूर दूर से देहरादून में आ रहा है। अब दोस्तों उनमें से किसी मामले में कभी भी आज तक ये देखने में नहीं आया कि इस प्रकार का जजमेंट लगा करके ये कह दिया हो कि रिस्पोंडेंट के आने का खर्चा दिया जाए, क्योंकि है तो वो भी रिस्पोंडेंट और यहां पर पार्टीज लिखा है, जेंडर का उल्लेख तो है नहीं, तो फिर उन मामलों में ऐसा ऑर्डर नहीं किया गया। लेकिन यदि बात आती है पति की तो पति को यह ऑर्डर कर दिया गया कि 10,000 रुपए आप देंगे। और ऐसे में अभी मामला चूंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ तो पता ही नहीं है कि पति की एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। लेकिन दोस्तों अब ये जो ऑर्डर हो गया, मान लेते हैं पति के पास 10,000 रुपए समय पे सबमिट करने के ना हो तो वो तो मुकदमा ही नहीं चला सकता। तो फिर वो करेगा क्या? अगर वो डाइवोर्स भी फाइल नहीं कर सकता फिर वो करेगा क्या? क्योंकि अगर वो डाइवोर्स भी फाइल नहीं कर सकता तो उसको जस्टिस कैसे मिलेगा? मेरे हिसाब से व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए थी कि पहले उनको समन चला जाता, पार्टी यहां पर आ जाती, फिर अगर पार्टी को प्रॉब्लम होती तो पार्टी अपनी तरफ से इसके लिए एक एप्लीकेशन दे देती है, ये रूलिंग लगा देती, या फिर अधिकतर तो ये होता है कि पत्नी ट्रांसफर पिटीशन डाल देती है सुप्रीम कोर्ट में और वो पूरा केस ही अपनी जगह पर ट्रांसफर करवा लेती है। अब दोस्तों न्यायालय ने मौका ही नहीं दिया, न्यायालय ने खुद ही स्वयं से संज्ञान लेते हुए खुद ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लगाई और ऑर्डर इसमें कर दिया। अब पति को परेशानी ये होगी कि वो 10,000 रुपए पहले सबमिट करेगा, उसके बाद वो यहां पे आएगी और उसके बाद अगर वो प्रत्येक डेट पे आएगी तो भी वो 10,000 रुपए हर डेट पे देगा, प्लस साथ ही होटल का जो खर्चा है वो भी देगा। तो अब ऐसे में तो दोस्तों मुश्किल हो गई ना। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है आप सब लोगों के लिए। ऐसा आप में से किसी के भी साथ हो सकता है जिसकी पत्नी दूसरे स्टेट में रहती है और वो अपने स्टेट में अपनी जगह पर ये पिटीशन फाइल करता है, तो कोई भी लोअर कोर्ट न्यायालय ऐसा कर सकता है। जो मेरे साथ हुआ है तो किसी के भी साथ हो सकता है। अब बस हमें सॉल्यूशन ये निकालना है कि इसका करना क्या है, क्योंकि अब ऑर्डर हो गया जज साहब का तो उसे वो काट तो सकते नहीं है, कैंसिल ऐसे तो होगा नहीं ऑर्डर। अब या तो उस ऑर्डर के विरुद्ध जाएं या फिर कुछ और ऑप्शन देखें। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है कि इसमें कोई ऑप्शन बनता है, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, इतने सारे लीगल चैनल देखते हैं, इतनी सारी स्टडी करते हैं, तो आप मुझे जो भी आपको लगे कि इसमें किया जाना चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इसमें ये रिलीफ हो सकता है, आप ऐसा करिए, हो सकता है आपके किसी राय से मुझे रिलीफ मिल जाए। बाकी जब इसका जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे या नहीं निकलेगा, जो भी स्टेटस होगा, मैं आने वाले वीडियोज में आपके सामने जरूर रखूंगा। फिलहाल ये ऑर्डर आपके सामने रखने का मकसद ये था कि भाई ऐसा भी हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफर पिटीशन में इस चीज का उल्लेख है और कई सारी लोअर कोर्ट्स इस तरह की चीजें अपने आप ही अपना माइंड अप्लाई करके लगा देती हैं, जिसके बाद पार्टी को उन चीजों को फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। तो हमें अपने फेवर की चीजें भी पता होनी चाहिए और जो चीजें हमारे अगेंस्ट होती हैं वो भी पता होनी चाहिए, ताकि हम एकदम से सकपका ना जाएं कुछ ऐसा होने पर, बल्कि कॉन्फिडेंट रहें और फिर सोचें आगे कि अभी हमें क्या करना है। ऑर्डर दोस्तों आपने देख ही लिया है, पार्टी से परमिशन नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल मैं इसमें पार्टी का नाम आपको नहीं दिखाया है, उसको हाइड कर दिया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखिएगा। और आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जिस केस का हवाला दिया है इसका जजमेंट आप निकाल के अपने पास रख लें, कभी भी हो सकता है, और इसकी रूलिंग और ढूंढिए अपने अपने कंप्यूटर्स लैपटॉप पर कि इसको ओवर रूल तो कहीं नहीं किया गया है। और अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो मेरे को भी बताइएगा जरूर आप कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।